नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्योतिष सरोवर में हार्दिक स्वागत है। अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मीन लग्न की जन्म कुंडली में बनने वाले राजयोगों के बारे में। हमेशा की तरह हमारे आज की वीडियो में भी एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। आइए बिना विलंब के चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, मीन लग्न की जब बात होती है तो सबसे पहले हमें समझ लेना होगा कुछ प्रमुख ग्रहों को, कि वैसे तो सभी ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं, पर कुछ विशेष लग्नों में कुछ विशेष ग्रहों का महत्व बढ़ जाता है। तो मीन लग्न की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति होते हैं लग्नेश और दशमेश। तो लग्नेश और दशमेश होने की वजह से ये शुभ है। और चूंकि लग्न का महत्व मैं आपको पूर्व में समझा चुका हूँ कि लग्न और लग्नेश का महत्व कितना होता है। इसके अतिरिक्त बुध का भी महत्व है, क्योंकि बुध यहाँ पर चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं, केंद्र के स्वामी हैं, तो बुध का भी महत्व है। चंद्रमा मीन लग्न की जन्म कुंडली में पंचमेश होते हैं, एक त्रिकोण के स्वामी। तो पंचमेश होने की वजह से चंद्रमा भी काफ़ी अच्छा योग करते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम मंगल को देखें तो मंगल नवम भाव के स्वामी होते हैं और धन भाव के स्वामी होते हैं। तो नवम भाव के स्वामी होने की वजह से मंगल भी शुभ है। यहाँ चूंकि मैं राजयोग की बात कर रहा हूँ, इस वजह से मैं अकारक ग्रहों की ज़्यादा बात नहीं करूँगा आप लोगों से। कुछ हम कॉम्बिनेशंस को समझेंगे, ग्रहों के कुछ प्लेसमेंट्स को समझेंगे कि ग्रह यदि इस भाव में स्थित हों तो राजयोग का निर्माण होगा। और बहुत आसान तरीके से मैं अंक भी बता देता हूँ आप लोगों को, साथ ही साथ कि अगर इस भाव में हो, इस अंक में हो, तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहला जो मैं संबंध बताने जा रहा हूँ वह है मंगल और गुरु का। मंगल और गुरु का इसलिए कि मंगल जहाँ हो जाते हैं धनेश और नवमेश, तो गुरु बनते हैं लग्नेश और दशमेश। तो जब गुरु और मंगल का संबंध बनेगा तो यह एक श्रेष्ठ राजयोग को जन्म देगा। अब मीन लग्न की जन्म कुंडली में मंगल और गुरु का संबंध कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे हो सकता है, ये जानते हैं। देखिए, पहला एक तो संबंध बन जाएगा जब लग्न में ही गुरु और मंगल स्थित हो जाएंगे। तो एक तो इस प्रकार से संबंध बनेगा जहाँ एक साथ वो स्थित हो गए। तो जहाँ लग्नेश गुरु लग्न में भाग्येश मंगल के साथ, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो भव्य हो ही जाएगा। लग्नेश लग्न में होने की वजह से लग्न भी बली हो जाएगा। तो जब दो तीन चीज़ें एक साथ मिलेंगी तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग होगा। और यह केंद्र त्रिकोण राजयोग भी होगा, क्योंकि जहाँ गुरु केंद्र के स्वामी वहीं मंगल त्रिकोण के स्वामी। एक संबंध इस प्रकार से बन सकता है। दूसरा संबंध बन सकता है जब स्थान परिवर्तन हो, अर्थात गुरु स्थित हो जाए लग्नेश होकर के धन भाव में और मंगल स्थित हो जाए लग्न में, तो यह स्थान परिवर्तन का संबंध बनेगा और यह भी एक राजयोग को जन्म देगा। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में केंद्र में कहीं भी मंगल और गुरु एक साथ स्थित हो जाए तो यह योग बनेगा। लेकिन यदि लग्न में स्थित हो या फिर दशम भाव में स्थित हो जाए तो यह एक अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग बन जाएगा, क्योंकि दशम भाव जो होता है वह सबसे बली केंद्र होता है। तो यहाँ पर जब लग्नेश का दशम से भी संबंध बनना, दशमेश स्वयं देवगुरु बृहस्पति ही हैं, और भाग्येश का भी दशम में जाना, तो नवमेश और दशमेश का एक साथ स्थित हो जाना, यह संबंध बहुत ही श्रेष्ठ संबंध है। और ऐसा जातक अपने जीवन काल में उच्च पद प्राप्त करता है, राजनीति में भी प्रवेश कर सकता है और मान सम्मान, ख्याति, कीर्ति आदि उसे अपने जीवन काल में मिलता रहेगा। मंगल और गुरु का एक संबंध और भी बन सकता है यदि स्थान परिवर्तन नवमेश और दशमेश का हो जाए। जैसा मैंने अभी लग्नेश धनेश का बताया, उस प्रकार यदि नवम और दशम का भी स्थान परिवर्तन हो जाए तो यह मीन लग्न वालों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न होती है। अब चर्चा में और भी कई सूत्र बताऊंगा, लेकिन चूंकि एक प्रश्न आ गया है दर्शक का, एक कमेंट के माध्यम से प्रश्न आया और यह मीन लग्न से ही संबंधित है, तो और रेलेवेंट भी है इस कॉन्टेक्स्ट में, तो हम लोग उस प्रश्न को भी ले लेते हैं। ये आस्था मिश्रा जी का प्रश्न है और इन्होंने पूछा है कि मेरी मीन लग्न की जन्म कुंडली है और सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में है। अब ध्यान यह देना है कि इस जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा कहाँ कहाँ के स्वामी हैं। तो मैंने बताया चंद्रमा पंचम के स्वामी हैं, तो चंद्रमा तो बहुत शुभ है।
और सूर्य छठे के स्वामी हैं। तो इन्होंने कहा है कि सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में हैं और गुरु एकादश भाव में है। तो क्या इनकी जन्म कुंडली में शंख नाम का जो शंख योग पर मैंने चर्चा की है पूर्व के वीडियो में, तो क्या इनकी जन्म कुंडली में शंख योग का निर्माण हो रहा है क्या? तो देखिए, मैंने आपको अगर याद हो या आपने वीडियो अच्छे से देखा हो तो मैंने कहा है कि लग्न का बली होना आवश्यक है। सिर्फ पंचमेश और षष्ठेश के केंद्र में होने से यह योग निर्मित नहीं होगा जब तक कि लग्न बली ना हो। अब मीन लग्न की जन्म कुंडली में जब देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में स्थित होंगे तो वह नीच राशि उनकी मकर राशि होगी। अब भले ही लाभ भाव में ग्रह जो है शास्त्रों के अनुसार लाभ भाव में ग्रह अशुभ फल नहीं देते हैं, परंतु जब ग्रह में बल ही ना हुआ तो वह उतना लाभ देने में भी सक्षम नहीं हो पाएगा। यदि यही गुरु आपके वक्री हो गए तब तो शंख योग का आप लाभ ले पाएंगे, पर यदि वक्री नहीं हुए तो आपको शंख योग का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। यदि मीन लग्न की जन्म कुंडली में गुरु और चंद्रमा का संबंध बन जाए तो भी यह श्रेष्ठ राजयोग निर्मित करता है। अब गुरु और चंद्रमा का संबंध कैसे? तो गुरु और चंद्रमा एक साथ लग्न में स्थित हो जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ। वैसे भी लग्न में जब चंद्रमा होंगे तो पंचमेश होकर के लग्न में स्थित होंगे, पंचमेश होकर के लग्न में जाएंगे तो व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होगी। और लग्नेश वहां स्वयं है और गजकेसरी योग। अब इस लग्न में जो गजकेसरी योग बनेगा वह गजकेसरी योग श्रेष्ठ लाभ देने वाला गजकेसरी योग बनेगा, क्योंकि लग्नेश पंचमेश का योग होगा। ठीक उसी प्रकार यदि पंचम भाव में भी गुरु चंद्रमा स्थित हो जाए तो एक श्रेष्ठ राजयोग का निर्माण होगा मीन लग्न में। मीन लग्न की जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा और मंगल का भी संबंध बन जाए तो यह बहुत ही अच्छा योग है। वो इसलिए कि चंद्रमा जहां पंचम के स्वामी वही मंगल स्वामी हो जाते हैं धन भाव के और नवम भाव के। तो यह संबंध कैसे बनेगा? तो संबंध बनने के लिए देखिए, एक तो उनके साथ युति हो या परस्पर दृष्टि संबंध हो। तो अगर चंद्रमा और मंगल यहाँ भी स्थित हो जाए तो भी अत्यंत श्रेष्ठ। चंद्रमा, अच्छा यहाँ एक और प्रश्न, अब यहाँ यदि मंगल स्थित हो गए तो आपके मन में सवाल आ जाएगा, यहाँ तो मंगल नीच के हो जाएंगे परंतु वहाँ चंद्रमा भी तो स्थित होंगे। जब वहाँ चंद्रमा स्थित होंगे तो मंगल का नीचत्व भंग हो जाएगा और यह नीचभंग राजयोग बनेगा। तो जब नीचभंग राजयोग बनता है तो शुरुआती संघर्षों के बाद जातक को अपने जीवन काल में सफलता मिलती है, तो सफलता मिलेगी। तीसरा संबंध बनेगा नवम भाव में, जहाँ मंगल स्वराशिस्थ होंगे और चंद्रमा नीच के होंगे, यानी पंचमेश नीच होंगे। बिल्कुल वही चंद्रमा का भी नीचत्व भंग होगा और यह नीचभंग राजयोग भी अच्छा परिणाम देगा। इसके अतिरिक्त और कौन से ग्रह योग हैं जो मीन लग्न में अच्छा फल दे सकते हैं? अब मीन लग्न में सूर्य छठे के स्वामी होते हैं, तो आपके मन में सवाल आ सकता है आप लोगों के मन में कि जब सूर्य छठे के स्वामी हैं तो क्या सूर्य उतना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे क्या? तो देखिए, अगर सूर्य उच्च के हो गए धन भाव में तो वो अच्छा फल देंगे, क्योंकि देखिए सूर्य और चंद्रमा को छठे होने का भी उतना दोष नहीं लगता क्योंकि उनकी एक ही राशि आती है। तो सूर्य भी अगर उच्च के हो गए तो सूर्य भी योग देने में पूर्णतः सक्षम है। और मैंने आपको बताया कि अगर छठे भाव के स्वामी मजबूत होते हैं तो जातक के जीवन में शत्रु तो अवश्य होते हैं। तो शत्रु किसके होते हैं? जो प्रभावशाली हो, और जातक अपने शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करता है। मीन लग्न की जन्म कुंडली में यदि लग्न में गुरु हो, चतुर्थ भाव में बुध और शुक्र हो, चतुर्थ भाव जहां 3 अंक लिखा हुआ है चतुर्थ भाव, और लाभ भाव में शनि हो, तो यह एक श्रेष्ठ राजयोग की स्थिति बनती है और ऐसे जातक अपने जीवन काल में काफी उन्नति करते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि मीन लग्न की जन्म कुंडली में संबंध बन जाए मंगल का लाभ भाव से, लाभ भाव में मंगल यदि उच्च के हों और शनि स्थित हो जाए पंचम भाव में, यानी जहां कर्क राशि है, तो यह संबंध भी राजयोग बनाता है। परंतु इस राजयोग में एक डिफरेंस ये हो जाता है कि जातक के जीवन में शुरुआती संघर्ष बढ़ जाता है, क्योंकि मंगल और शनि का संबंध, यह हालांकि रिसर्च का विषय, आप लोग रिसर्च कीजिएगा यदि आपको ज्योतिष शास्त्र में रुचि है। मंगल और शनि के संबंध में मैंने ऐसा देखा है कि जातक को अपने जीवन काल के शुरुआती दिनों में संघर्ष करना पड़ता है, परंतु उस संघर्ष के बाद जातक भारी सफलता अर्जित करता है। अब मैंने ये योग इसलिए कहा कि यहाँ जहाँ मंगल धनेश और भाग्येश है और शनि यहाँ लाभेश है, हालांकि द्वादशेश भी है परंतु स्थानांतरण का फल आएगा। तो जब भाग्येश का लाभेश के साथ संबंध बनेगा, धनेश का लाभेश के साथ संबंध बनेगा,
तो यह धन बहुत अच्छा होगा। धन के दृष्टिकोण से यह योग अच्छा है। तो अगर किन्हीं के मंगल और शनि का भी संबंध बन रहा है मीन लग्न की जन्म कुंडली में, तो वो उनको निराश नहीं होना चाहिए। यदि मीन लग्न की जन्म कुंडली में शनि दशम भाव में हो और गुरु की स्थिति अच्छी हो, तो ऐसे जातक न्यायिक क्षेत्र में काफ़ी ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो जुडिशरी का फील्ड है, लॉ का फील्ड है, लॉ के फील्ड में ये खूब तरक्की कर सकते हैं। मीन लग्न की जन्म कुंडली में यदि बुध और मंगल का भी संबंध बन जाए, तो यह संबंध भी एक श्रेष्ठ राजयोग दे सकता है। क्यों? क्योंकि बुध चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी होने की वजह से बुध एक केंद्र के स्वामी हो गए और मंगल एक त्रिकोण के स्वामी हो गए। और जब बुध सप्तमेश है तो धनेश सप्तमेश का संबंध भी बन सकता है, सप्तमेश और नवमेश का भी संबंध बन सकता है। तो यह संबंध भी जातक को अपने जीवन में ऊंचा उठाने में काफ़ी मदद करता है। इसके अतिरिक्त शुक्र की चर्चा मैंने नहीं की एक योग को छोड़ करके, क्योंकि शुक्र इस कुंडली में सर्वथा अकारक होते हैं, तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। परंतु यदि शुक्र उच्च के हो गए लग्न में ही, तो यह मालव्य नामक पंचमहापुरुष योग बना देंगे। और कहने की आवश्यकता नहीं, जिस भी जातक की जन्म कुंडली में मालव्य योग होता है, वह जातक अपने जीवन काल में सुख सुविधा ऐश्वर्य भरपूर मात्रा में उसे मिलता है। गुरु नवम में होंगे तो हंस योग बना देंगे। तो ये कुछ विशेष सूत्र थे मीन लग्न वालों के लिए। हमने एक प्रश्न भी लिया और मैं आप लोगों से कहता भी हूँ, यदि आपके मन में भी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, आप चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।